रिवाइज करेंगे धातुओं की आपेक्षिक अभिक्रियाशीलता के बारे में। बहुत छोटा सा यह सेगमेंट है, इसमें हम केवल यह देखेंगे कि कौन सी धातु तुलनात्मक रूप से किस धातु के तुलना में अधिक सक्रिय होती है। अब यहाँ पे ये आपको टेबल दिखाई दे रहा होगा। इस टेबल में जो ये धातु दिए गए हैं, इन धातुओं का क्रम जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाएंगे तो इनकी अभिक्रियाशीलता घटती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी यौगिक में अगर इसमें से कोई एक धातु है और अगर उस यौगिक की अभिक्रिया उस धातु से कराया जाए जिस धातु की अभिक्रियाशीलता ज्यादा है, तो वह धातु उस पर्टिकुलर धातु को उस यौगिक से रिप्लेस कर देगा, हटा देगा। यह एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जो ज्यादा क्रियाशील होगा वो अपने से नीचे वाले कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक में से हटा देगा, रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे टेबल में, तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु होता है वो होता है पोटेशियम। उसके बाद जो क्रियाशीलता उससे कम होती है वो होती है सोडियम। ध्यान रहे नीचे जाने पे क्रियाशीलता घटती जाएगी। उससे कम कैल्शियम का, कैल्शियम से कम मैग्नीशियम का और उससे कम एल्युमिनियम का। फिर यहाँ पे है जस्ता यानी जिंक, उसके बाद लोहा, फिर ये लेड, उसके बाद कॉपर, फिर पारा, फिर चांदी और सोना। तो यहाँ पे ये चीज देखिए कि सबसे कम क्रियाशीलता होती है सोने की यानी स्वर्ण की। यही कारण है कि जो सोना होता है वो इन्वायरमेंट में या वायुमंडल में ऐसे स्वतंत्र रूप से रखे जाने पर उसमें बहुत लंबे समय तक उसके रंग में या फिर उसके अमाउंट में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वो क्रियाशील नहीं होता है। जबकि अगर आप सोडियम या पोटेशियम को ऐसे खुले वायुमंडल में इस तरह से रखेंगे तो वो हवा से अभिक्रिया करके वो फिर कोई और कंपाउंड या यौगिक बना लेगा। जबकि सोना और चांदी इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, जिसके कारण ये स्वतंत्र रूप में, प्योर रूप में बहुत लंबे समय तक रह लेते हैं। ठीक, तो ये इसमें से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से 4 धातु दे देगा और पूछेगा कि इनमें से किस धातु की क्रियाशीलता बाकी सबसे अधिक है या कम है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, कम से कम कुछ तो आप लोग जरूर याद रखेंगे कि सबसे अधिक क्रियाशीलता पोटेशियम का और सबसे कम सोना का, ठीक है, स्वर्ण का। और बीच में भी कुछ कंपेयर करके, जैसे आप कॉपर का, जिंक का, एल्युमिनियम का, इनका एक रिलेटिविटी मैंने बोल दिया, रिलेटिव एक एनालिसिस आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो ये एक छोटा सा सेगमेंट था, इसमें हमने धातुओं के क्रियाशीलता के बारे में समझा।